Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to do important MCQs of first chapter of class 10, chemical reactions and equations. So let's see the first question. Which of the following is not a physical change? So we have to tell among all these options which one is not a physical change. So first of all we have to understand what is physical change. So a physical change refers to the physical change in the state of a matter. For example, if I take water as an example, if a water is liquid and we start boiling it, it will soon convert into gas and we will call it as water vapors. But still, it is water. It is water, and when it is converted into gas, it will remain water. Its chemical composition will remain H2O and H2O. So it shows that only physical state is changed and chemical state remains same. So this is a physical change. तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन फिजिकल चेंज नहीं. The first one, boiling of water to give water vapors. As I have explained कि water को हम अगर boil करेंगे तो वो तब भी water ही रहेगा, चाहे वो gaseous form में ही क्यों ना हो, तो उसे हम water ही कहेंगे. तो ये सिर्फ एक physical change है. Next one, melting of ice to give water. So ice is the solid state of water, and if we melt ice, then it will convert into liquid state and nothing is going to change in it. So it is also a physical change. Third option, dissolution of salt in water. तो अगर हम नमक को पानी में मिला देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नमक तो नमक ही रहेगा और पानी तो पानी ही रहेगा. इनमें कोई चेंज नहीं आएगा केमिकली. और इसके बाद भी हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. तो इसलिए ये एक फिजिकल चेंज ही होगा. इनकी सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, केमिकली ये वही है. तो ये इसलिए ये ऑप्शन भी हम मार्क नहीं करें. ऑप्शन देखते हैं, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलपीजी, जो नॉर्मली हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. तो जब वो जलती है तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज? तो ये होगा एक केमिकल चेंज, क्योंकि उसकी केमिकल स्टेट में चेंज आ रहा है. वो गैस बर्न होने के बाद हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है और ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल. हम लेंगे सही आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. तो हियर इट इज गिवन एन रिएक्शन एंड वी हैव टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर सूटेबल फॉर इट. So we have to categorize this reaction into the following options. So first one is displacement reaction. Can this reaction be a displacement reaction? तो displacement reaction में हम देखते हैं होता क्या है. जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके नाम से पता लग रहा है कि किसी रिएक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है NH3, यहाँ पर H3 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने हटा दिया, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है. हाइड्रोजन हट गया यहाँ से और ऑक्सीजन इसकी जगह आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. तो इसके बाद देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एज इट्स नेम सजेस्ट, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कंबाइन हो जाते हैं दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड, कंबाइन होके एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड. तो यहां पर तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये नहीं. थर्ड ऑप्शन, रिडॉक्स रिएक्शन. तो इसके नेम को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लें, रेड एंड ऑक्स. रेड से यहां पर मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्स से मतलब है ऑक्सीडेशन. इसमें दोनों होते हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन. तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो क्या यहाँ पर दोनों हो रहे हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी? तो यहाँ पर NH3 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया. और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, तो या तो हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो वो दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाते हैं. और अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या फिर हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें तो वो भी रिडक्शन कहलाते हैं. तो
यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो रिडॉक्स भी होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो हमारे इसमें सही है। अब फोर्थ देखते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो कोई कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं, कंपाउंड या एलिमेंट, तो वो एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो उसके बाद हमें एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर, तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तो कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो हम सी ऑप्शन पर। So C is the correct answer of this question. Next question, which of the following are exothermic process? To answer this question, we need to understand what is exothermic process. So exothermic reaction, so whenever a reaction takes place, sometimes a certain amount of heat is generated in. So that reaction is called exothermic. When heat is generated during a reaction, that reaction is known as exothermic reaction. Its name suggests itself, exo and thermic. Thermic refers to heat, and exo refers to excretion. That means excretion of heat, मतलब heat का बाहर निकलना एक रिएक्शन से, तो ये हो जाएगा exothermic reaction या फिर process। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा एक exothermic reaction होगा। Reaction of water with quicklime, तो क्विकलाइम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा? तो हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, CaO, इसे हम कहते हैं क्विकलाइम। जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो जब भी हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इससे भी हीट जनरेट होती है, तो ये भी सही है। इसके बाद थर्ड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर में हीट जनरेट नहीं होती है, हमें हीट उसे देनी पड़ती है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं। फोर्थ, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो कैम्फर सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड स्टेट से कोई एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड सीधा डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, इसके लिए हमें इसे हीट देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक होगा ना कि एक्सोथर्मिक, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are double displacement reaction? तो ये इनमें बताना है कि इन चारों में से कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब हम दो कंपाउंड्स को लेते हैं, उनका रिएक्शन होता है, तो उनके कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है और उसी की तरह होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट रिप्लेस करता है, यहाँ पर डबल एलिमेंट रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। तो देखते हैं, सबसे पहला Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल्स टू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जो लेड है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है सिर्फ, तो ये होगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है जो रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये होगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। यहां पर है सोडियम सल्फेट और यहां पर है सोडियम क्लोराइड, तो सल्फेट को यहां पर क्लोराइड ने हटा दिया, और यहां पर है बेरियम क्लोराइड और यहां पर है बेरियम सल्फेट, तो क्लोराइड को यहां पर सल्फेट ने हटा दिया। दो एलिमेंट थे, इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं थर्ड, सी मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो एलिमेंट है, कंबाइन होकर एक सिंगल एलिमेंट बना है, सिंगल कंपाउंड बना।
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ, ये फोर्थ होगा यहाँ पर CH4 प्लस 2O2। तो ये रिएक्शन करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CH4 मीथेन और ऑक्सीजन, तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल्स टू NaCl प्लस BaSO4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। तो हमें ये बताना है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को बहुत देर तक सनलाइट में रखा जाता है तो वो ग्रे क्यों बन जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 रीजंस है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर ग्रे कलर का होता है और सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट में, तो इसलिए ये ग्रे बन जाता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सब्लिमेशन नहीं होता है इसका, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस का और यहाँ पर इस एलिमेंट का ग्रे बनना, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये इसको ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा सिल्वर क्लोराइड का, तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, बचा एक ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। which of the following correctly represent the type of reactions involved? तो बैरियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है अमोनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। तो ये सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। बैरियम क्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ पर बैरियम के साथ था, अब रिएक्शन के बाद ये अमोनियम के साथ है, और यहाँ पर अमोनियम के साथ रिएक्शन से पहले सल्फेट था, अब ये रिएक्शन के बाद बैरियम के साथ है। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स थे, रिएक्शन के बाद इनके एलिमेंट्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। 2 एलिमेंट्स थे, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो फोर्थ सही है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और हमें मोल रेशियो बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम वाटर को डिकम्पोज कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये पूछा है कि उनका मोल रेशियो क्या होगा। तो मोल रेशियो आप ऐसा समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मांगा गया है कि इसके कितने नंबर ऑफ एटम होंगे जो मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। ये 2 हो गए हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का, तो ये मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर का। अब जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो एटम के रेशियो से देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2:1। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2:1 इनका रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is or are an endothermic process? एंडोथर्मिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कंटिन्यू करने की। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूशन में कभी भी हीट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसे हीट नहीं करना पड़ता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो हम जब बर्फ को गर्म करते हैं तो उसमें हीट हमें देनी पड़ती है, तो वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो हीट वो अपनी सराउंडिंग से लेता है ड्राई आइस और उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है वो
अपनी दूसरी स्टेट में। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स जब ठंडे होते हैं तो उसमें वो हीट को यूज नहीं करते, तो कंडेंसेशन में कोई भी हीट हमें नहीं देनी पड़ती, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को हम जब बॉईल करेंगे तभी वो इवेपोरेट होगा, तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारे हो जाएंगे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेश ऑयल को हम स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सी गैस यूज करेंगे? तो ऑयल, जब भी ऑयल, फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग कोई भी फूड होता है, कुछ भी चीज हो, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसमें रेंसिडिटी आ जाती है, सीलन आ जाती है उसमें। तो उसे बचाने के लिए हम उसका कांटेक्ट अवॉइड करते हैं ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा हीलियम और नाइट्रोजन। इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं ऑयली या फिर फैटी फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल स्टेट बदल रही है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो हम चाहे ऑक्सीजन को कहीं भी स्टोर करें, रहेगी तो वो ऑक्सीजन ही, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को हमने लिक्विफाई कर दिया, उसका सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, तो फिजिकल चेंज है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, तो पेट्रोल का यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज होगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसका स्टेट चेंज होगा। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो इसे हम कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम कॉपर को अगर हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर है यहाँ पर तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड एक नया कंपाउंड है, तो इसमें चेंज आ गया, तो ये केमिकल रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing this activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, जिसमें लेड आयोडाइड फॉर्म होता है एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे इनमें से? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट को अगर हम यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सेम टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉलिड फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट को हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, तो उसका कलर क्या होगा? क्या वो ब्लू होगा, रेड होगा, लाइट ग्रीन होगा या फिर लाइट येलो होगा? तो फेरस सल्फेट हमेशा ग्रीन कलर में होता है, तो हम लाइट ग्रीन को टिक करेंगे, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified permanganate solution। तो एक फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि डाइल्यूट है, उसे हमने ऐड किया ऐसे बीकर में जिसमें पहले से ही एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन रखा गया। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की बात की जा रही है। The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है लाइट पर्पल। अब जब हमने फेरस सल्फेट उसमें ऐड किया धीरे धीरे तो उसका कलर फेड होने लग गया और कुछ देर बाद वो कलर गायब हो गया। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इस सिचुएशन को सबसे करेक्टली कौन सा एक्सप्लेन कर। तो पहला देखते हैं, KMnO4 is an oxidizing agent and it oxidizes FeSO4। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इससे हमें क्या ये पता चलता है कि ये यही रीजन होगा इसके लिए? नहीं, ये पूरी तरह से सिचुएशन को डिफाइन नहीं कर रहा। उसी तरह से ये भी है, इसमें भी सिर्फ ये कहा गया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो रिएक्शन तो इसमें होगी। अब डी पार्ट देखते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट
is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. KMnO4 पोटेशियम परमैंगनीट. पोटेशियम आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पोटेशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. अब जो भी रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो भी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं. तो ये अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाता है FeSO4 की प्रेजेंस में, जिसके कारण ये एक कलरलेस कंपाउंड बन जाता है. तो इसलिए D इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide. तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस. ये बन गया और इसके साथ हीट भी जनरेट होती है. यहाँ पर लिखा हुआ हीट भी जनरेट होती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर. तो ये इसे हम दोबारा से पानी में डाल देंगे. यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये बना CaOH होल ट्वाइस. तो ये पाउडर के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. जिसे हम वाटर में डाल देंगे तो ये बन जाएगा लाइम वाटर. Which among the following is or are true about slaking of lime in the solution form? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. It is an endothermic reaction. तो एंडोथर्मिक मैंने आपको बताया था, इसमें हीट हमें देनी पड़ती है, हीट इसमें इन्वॉल्व होती है. तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हीट तो प्रोड्यूस कर रहा है, हीट थोड़ा ना ले रहा है. तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हाँ, ये सही होगा क्योंकि ये हीट जनरेट कर रहा है. थर्ड, the pH of resulting solution will be more than 7. तो 7 से जिसका ज्यादा pH होता है, जैसे 8 हम लें, तो ये हो जाता है बेसिक नेचर. और 7 से अगर कम होता है, जैसे 6 हो गया, तो ये हो गया एसिडिक नेचर. ये जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगा. तो ये बनाएगा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये बेसिक नेचर का होता है. तो pH of resulting solution will be more than 7. तो 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक नेचर, तो ये भी सही है. The pH of resulting solution will be less than 7. तो less than 7 तो एसिडिक होता है, तो ये सही नहीं है. सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. 15th question. Which of the following statement about the given reaction are correct? तो रिएक्शन है 3Fe यानी आयरन प्लस वाटर इज इक्वल्स टू Fe2O4 प्लस 4H2O. तो यहाँ पर आयरन और वाटर का रिएक्शन हो रहा है. हमें बताना है कि इन सब में से कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो यहाँ पर बिल्कुल आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये सही है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये भी सही है. H2O ये वाटर है, इसमें से ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना ही रिडक्शन होता है, तो इसलिए ये भी सही है. थर्ड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो जिसके साथ वो रिएक्ट करता है उसे वो रिड्यूस कर देता है. या तो जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उससे वो ऑक्सीजन ले ले या फिर उसे वो हाइड्रोजन दे. तो यहां पर तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है. ये आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयरन को ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहां पर इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन आयरन को दे दी रिएक्शन में, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये तीनों सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. And I hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe. Thanks for watching.